तो है गाइस, वेलकम बैक टू ए न्यू वीडियो। आज के इस वाले वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत बड़े बर्निंग इशू के बारे में। आखिर यूके का आज का प्रेजेंट सिचुएशन ऐसे कैसे हुआ। अभी यूके में इतना ज़्यादा पॉलिटिकल, फाइनेंशियल और बैंकिंग इंस्टेबिलिटी आ चुका है कि यूके नेक्स्ट श्रीलंका बहुत जल्द शायद बन सकता है। यूके का ऐसे सिचुएशन कैसे आया, इसके बारे में इस वीडियो में अगले 7 मिनट के अंदर हम अच्छे से डीप स्टडी करेंगे। हम इस वीडियो को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला, यूके का पास्ट, यूके का प्रेजेंट और यूके का फ्यूचर क्या होगा। यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम्स। यूके पास्ट में एक बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंशियल कंट्री रह चुका है। आज के टाइम भी उसका इन्फ्लुएंस हर चीज में थोड़ा बहुत है। ब्रिटेन एक ऐसा किंगडम था जहां पर सनसेट कभी भी नहीं होता। ब्रिटेन में हमेशा से बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी मेंटेन होकर रहा है। वहां पर बहुत बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट इसी स्टेबिलिटी के चक्कर में ही जाकर अपना हेडक्वार्टर्स वहीं पर ही खोलते थे। यानी कि ब्रिटेन एक ऐसा प्लेग्राउंड प्रोवाइड कर रहा था जहां पर सबको सेफ एंड सिक्योर तरीके से अपना बिजनेस परफॉर्म करने को दिया जा रहा था। इसका मतलब ये होता है कि कुछ भी हो जाए पूरी दुनिया में, यूके हमेशा एक जगह पर ही अच्छे से टिका रहेगा। यूके वाज द ओनली कांस्टेंट बैक देन, बट नाउ यूके में इतना ज्यादा चेंजेस आ रहा है कि यूके एक वेरिएबल बन चुका है। मतलब हर बीतते सेकंड के साथ वहां पर चेंजेस आ रही है। तो अभी अगर प्रेजेंट की बात करें तो यूके में बहुत बुरी तरीके से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चल रहा है। शायद यूके बहुत जल्दी एक डेट क्राइसिस में जाने वाला है। वहां पर का जो सिचुएशन है, यानी कि पॉलिटिकल ग्राउंड है, वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉयड है और वहां के जो लोग हैं वो चक्की की तरह पिस रहे हैं। आखिर how did UK land in such a situation? If UK was stable enough to handle all this, how did this happen? This did not happen overnight. This was a kind of a chain reaction. मतलब एक चीज ने दूसरी चीज को लीड किया। अगर एक प्रॉब्लम है उसके बाद और एक प्रॉब्लम आता गया और एक प्रॉब्लम आता गया और एक प्रॉब्लम आता गया, क्योंकि उन सब प्रॉब्लम का सोल्यूशन को ढूंढा ही नहीं गया, उन सब प्रॉब्लम के डीप में जाया ही नहीं गया। वहां के पब्लिक को मिसलीड करते हुए पूरी तरीके से उनको एक ब्लाइंड स्पॉट में रखा गया। कुछ महीने पहले तक ही यूके में जो होम इंटरेस्ट होते हैं, मतलब जो हाउस लोन पर इंटरेस्ट होते हैं, वो कुछ 1.2% थे, जो कि बहुत ज़्यादा कम थे। इसको करेक्ट करने के लिए जब करेक्टिव मेजर्स लिए गए तो एक ऐसा टाइम आ गया कि ऑलमोस्ट 14 साल में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट उसी टाइम में लिया जाने लगा, जो कि था कुछ 6.91% के आसपास, यानी कि 7% पकड़ के चलते हैं, जो कि 1.25% से बहुत ज़्यादा होता है। जिससे क्या हुआ कि जो अनप्रिपेयर्ड पब्लिक थी उनके ऊपर एक बहुत बड़ा झटका लगा। उनका जो इनकम था उससे एक मेजर चंक इंटरेस्ट भरने में चला गया या लोन के रिपेमेंट में ही चला गया। यूके जो स्टेबल था उसके इंस्टेबिलिटी का जो पहला पड़ाव था वो शुरू हुआ ब्रेक्जिट से। जो ब्रेक्जिट नाम है वो ही काफी है इस पूरे इवेंट को समझाने के लिए। ब्रेक्जिट बना है ब्रिटेन प्लस एग्जिट से, यानी कि जब ब्रिटेन ने यूरोपियन यूनियन से एग्जिट कर लिया तब वो ब्रेक्जिट इवेंट था। इसमें क्या हुआ कि सारे यूरोपियन नेशन से यूनाइटेड किंगडम्स ने अपना नाता तोड़ दिया। जो स्किल्ड लेबरर्स आ रहे थे दूसरे कंट्री से, यानी कि यूरोप के दूसरे कंट्री से इजीली आ पा रहे थे, वो अब नहीं आ पा रहे। वर्कर की शॉर्टेजेस के वजह से जो प्रोडक्शन का कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। आज के टाइम पे यूके ऑलमोस्ट 9.9% का इन्फ्लेशन फेस कर रहा है, जो कि ऑलमोस्ट 10% का होता है। ये तो मैं एक एवरेज इन्फ्लेशन की बात कर रहा हूँ। अगर हम लो फैट मिल्क कर ले, यानी कि जो जनरल मिल्क होता है जो हम कंज्यूम करते हैं, वो ऑलमोस्ट कुछ 40% से राइज किया था। तो अगर हम एक कंक्रीट एग्जाम्पल ले, जैसे अगर मिल्क 100 रुपए होता था वो अब 140 रुपए से ज्यादा में मिलता है, जिसका मतलब है कि एक बहुत बड़ा झटका लगेगा, एक बहुत बड़ा डेंट पड़ेगा कंज्यूमर के पॉकेट में। पहले जब ब्रेक्जिट का इवेंट नहीं हुआ था, यानी कि यूनाइटेड किंगडम यूरोपियन यूनियन के साथ जुड़ा हुआ था, उस टाइम पे जो वर्कर्स थे वो इजीली वहां से यहाँ पर आ पा रहे थे, जिसके वजह से कभी भी वर्कर का शॉर्टेज नहीं पड़ा, यानी कि यूके में स्किल्ड वर्कर का सरप्लस था। लेकिन इस स्किल्ड वर्कर्स के डेफिसिट के वजह से क्या हुआ कि यूके में कई पेट्रोल पंप्स में पेट्रोल भी नहीं आ पाया, यानी कि गैसोलीन नहीं आ पाया। इसका कारण ये था कि उनके पास ड्राइवर्स नहीं थे ट्रक चलाने के लिए, ताकि वो एक जगह से दूसरी जगह ऑयल को ट्रांसपोर्ट कर सके। इससे पता चलता है कि यूके का यूरोपियन यूनियन में होना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट। इतने ज्यादा इन्फ्लेशन कर रहा हूँ, इन्फ्लेशन का मतलब भी जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्फ्लेशन का मतलब शायद आपके पिछले कॉन्क्रीट एग्जाम्पल से अच्छे से समझ चुके होंगे। इन्फ्लेशन का मतलब ये होता है कि जब कोई गुड का प्राइस कंटिन्यूसली राइज करता रहता है, यानी कि गुड का प्राइस एक गिवन टाइम पीरियड में इतना ज्यादा राइज कर जाता है कि वो कंज्यूमर के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम डाल देता है। वैसे इन्फ्लेशन भी दो टाइप, एक होता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन और एक होता है कस्ट पुश इन्फ्लेशन। पहले डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या होता है? डिमांड पुल इन्फ्लेशन का मतलब है जब बहुत ज्यादा डिमांड है, यानी कि कंज्यूमर के पास बहुत ज्यादा पैसा है। और कस्ट पुश इन्फ्लेशन का मतलब है कि मार्केट में आते आते चीजों का दाम इतना ज्यादा बढ़ गया कि कॉस्ट ऑफ लिविंग ही बढ़ गया, यानी कि कॉस्ट ऑफ प्रोक्योरिंग बहुत ज्यादा बढ़ गया, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन हुआ। लेकिन प्रेजेंट टाइम में यूके का सिचुएशन इससे भी बदतर हो चुका है। इन्फ्लेशन और स्टैग्नेशन एक साथ यूके में प्रेजेंट है, यानी कि जो गुड्स के प्राइसेस है वो ऊपर जाते जा रहे हैं, लेकिन जो इकोनॉमी है वो ऐसे एक सीधे लाइन में चल रहा है, यानी कि इकोनॉमी ऑफ यूके हैज डाइड।
इकोनॉमी में 0% ग्रोथ बहुत जल्द होने वाला है। अभी प्रेजेंटली जो प्रेडिक्ट किया गया है कि इस साल कुछ 3.6% का ग्रोथ होगा, लेकिन 2023 के आते आते वो 0% में हो जाएगा। यानी कि जिसका मतलब ये है कि यूके के इकोनॉमी में एक स्टैग्नेशन आ जाएगा। ये जो स्टैग्नेशन का वर्ड है वो इतना ज्यादा ओवर यूज हो चुका है इस टाइम में कि शायद यूके के कोई भी लेमैन को ये स्टैग्नेशन का मतलब पता होगा, लेकिन पहले ये किसी को भी नहीं पता था। अभी सिचुएशन इतना ज़्यादा वहाँ पर खराब है कि इस स्टैग्नेशन की वजह से लोगों को रास्ते में उतरना पड़ रहा है और एक्सेसिव प्रोटेस्ट हो रहे हैं पूरे यूके में। यूके का जो पॉलिटिकल क्राइसिस है उसमें थोड़ा डीप डाइव करते हैं। अभी प्रेजेंटली जो जॉनसन गवर्नमेंट था वो पेरिस कर गया, यानी कि वो टूट गया। उसके बाद एक नया गवर्नमेंट बनने का टाइम आ चुका था। यूके के पास दो ऑप्शंस थे, एक थे लिज ट्रस और दूसरे थे रिशी सुनक। लेकिन यूके ने चूज किया लिज ट्रस। लिज ट्रस ने ऐसे कई सारे डिसीजन लिए जो उनको लग रहे थे कि स्टाइलवेट डिसीजन थे, यानी कि मतलब यूके के इकोनॉमी जो अपसाइड डाउन टर्न होकर है उसको सीधा कर देगी, लेकिन वैसा कुछ नहीं हुआ। उन्होंने कई सारे रिफॉर्म्स किए, कई सारे टैक्स कट्स किए और कई सारे ऐसे स्टेप्स लिए जो बहुत ज्यादा कैटास्ट्रोफिक थे। उन्होंने जो 1 लाख पाउंड से ज्यादा कमाने वाले इंडिविजुअल्स थे उनको टैक्स कट ऑफर कर दिया। उन्होंने ऐसा सोचा कि अगर हम प्रोडक्शन की कॉस्ट को नहीं कमाएंगे तो सप्लाई नहीं बढ़ेगा, सप्लाई नहीं बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन कम नहीं होगा। तो उनको लग रहा था कि प्रॉफिट होगा आम जनता का, लेकिन प्रॉफिट किसका हो रहा था? वो ओलिगार्क्स का, मतलब वो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स का। उन्होंने जो कॉर्पोरेट टैक्स था वो प्रेजेंटली 15% है, वो 25% होने वाला था, उसको भी हॉल्ट में डाल दिया। उनको ये रियलाइज भी नहीं हुआ वो जो जॉनसन गवर्नमेंट से डिफरेंट होना चाहती थी वो उससे भी ज्यादा खराब हो गई। बोरिस जॉनसन के टाइम में सिचुएशन ये था कि उन्होंने कई सारे ऐसे रिफॉर्म्स लाए थे जो रिफॉर्म नहीं, और उन्होंने कई सारे ऐसे करप्ट प्रैक्टिसेस किए थे जिसके वजह से उनको गवर्नमेंट से हाथ धोना पड़ा। अभी लिज ट्रस सिर्फ 45 डेज गवर्नमेंट होल्ड करने के बाद उनको भी गवर्नमेंट से हाथ धोना पड़ा। यूके का एक बहुत बड़ा न्यूज पोर्टल डेली स्टार लिज ट्रस और एक लेट्यूस यानी कि एक पत्ता गोभी को कंपेयर कर रही थी। मतलब पत्ता गोभी का लाइफ जो था, सेल्फ लाइफ जो था वो लिज ट्रस से ज्यादा था, वो ट्रस गवर्नमेंट से ज्यादा देर संभल पाई। अभी यूके में बहुत जल्द इलेक्शन होने वाले हैं। शायद ये भी है कि मैं जब तक ये वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ तो तब तक नया गवर्नमेंट फॉर्म भी हो सकता है। इंडियन ओरिजिन के ऋषि सुनक भी यूके के प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। लिज ट्रस गवर्नमेंट जो थी उनको जब रियलाइज हुआ कि वो सब कुछ रॉन्ग स्टेप्स ले रही, उन्होंने इन सब को चेंज करने की कोशिश तो की। उन्होंने जो टैक्स कट्स थे उनको कॉल बैक कर लिए और उन्होंने जो टैक्स का इंक्रीमेंट करना था उसको भी शेड्यूल कर दिया नेक्स्ट ईयर के लिए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और एज आई मेंशन बिफोर उनको गवर्नमेंट से हाथ धोना पड़ा। तो यूके का अभी प्रेजेंट सिचुएशन का समरी क्या है? यूके अभी एक बहुत बड़े पॉटहोल में गिर चुका है। 2008 में रिसेशन जो हुआ था उससे भी बदतर रिसेशन आ सकता है। बहुत बड़े बड़े जो बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है वो भी गिर सकते हैं यूके के करेंसी के फॉल होने के वजह से। और अभी इस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को अगर बहुत जल्द कंट्रोल में नहीं लाया गया यूके को और ज्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। तो इस यूके के इंस्टेबिलिटी, यूके के क्राइसिस से इंडिया क्या लेसन ले सकता है वो जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यूके के इस क्राइसिस से इंडिया ये सीख सकता है कि इंडिया एज ए डेवलपिंग कंट्री उसको बहुत ज़्यादा दोस्तों का जरूरत है, क्योंकि वो अगर डिप्लोमेटिक रिलेशंस मेंटेन नहीं करेगा एक ऐसा टाइम आएगा जब वो फॉल करेगा। क्योंकि अगर हम दूसरों के साथ एक सोशल बीइंग की तरह नहीं रहे तो हमारा गिरना एविडेंट है। और इंडिया को अपने जो सिटीजन्स है उसके साथ पेरेंसी मेंटेन करके रखनी पड़ेगी और इंडिया अपने सिटीजन से ट्रस्ट लूज करने का कोई भी चांस नहीं ले सकता। और इंडिया को हमेशा दूसरे कंट्रियों के साथ गुड टाइज बना के रखनी है। इंडिया को अपने मिलिट्री फ्रंट को स्ट्रांग करना पड़ेगा, लेकिन जिस कंट्री के साथ गुड रिलेशंस है उनके साथ उसको बरकरार रखना पड़ेगा, क्योंकि आगे जाकर यही संबंध, यही रिलेशन ही कहीं ना कहीं किसी मोड़ पर जाकर जरूर काम आएंगे। तो चलिए चलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में मुलाकात होगी। अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो डू लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। तो चलिए चलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में मुलाकात होगी। बाय बाय, सी हैव अ नाइस डे, मीट इन अनदर वीडियो।